How do you feel we are today politically? अभी हमने राजनीतिक रूप से ज्यादा टिप्पणियां करनी बंद कर रखी हैं। मैंने कहा पॉलिटिकल क्राइसिस होता है तब हम ज्यादा बोलते हैं। हाँ, कोई बहुत जरूरी मुद्दा होता है देश के लिए, जैसे अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुद्दा था, तब मैं बोला कि मोदी जी देश को, मोदी जी ने अभी पिछले दिन गए थे, हमारे बहुत अनन्य मित्र हैं हमारे, हम उनके शुभचिंतक भी हैं, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हम भी उनसे प्रेम करते हैं। लेकिन हमने उनको बोला, उन्होंने पिछले दिन वो स्टेटमेंट दिया था कि दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध की जरूरत है। तो मैंने अपना स्टेटमेंट दिया कि मोदी जी इस दुनिया को युद्ध और बुद्ध दोनों की जरूरत है। जो सात्विक लोग हैं उनको बुद्ध चाहिए, और जो पाकिस्तान जैसे नापाक लोग हैं उनको युद्ध ही चाहिए। वार कभी दुनिया से खत्म नहीं हो सकते, जो राम के समय भी थे, कृष्ण के समय भी थे। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। पवित्र लोगों की रक्षा ही करनी पड़ेगी, दुष्टों का विनाश ही करना पड़ेगा। तो पवित्रता से परिपूर्ण जिनका हृदय, उनके लिए तो बुद्ध चाहिए, दुष्ट है उनके लिए तो युद्ध ही समाधान है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदि मेरी राय माने मोदी जी तो मैं उनको ये कहूंगा कि ये उरी के ऊपर बातचीत बाद में करनी चाहिए थी, पहले 15-20 मिसाइल ठोक देनी चाहिए थी पाकिस्तान के जहां भी आतंकवादी कैंप चल रहे हैं, बाद में बात शुरुआत करनी चाहिए थी। इजराइल जैसा हमें बिहेवियर करना चाहिए इस मामले में। क्या वो आपकी बात सुनते हैं, मानते हैं? देखो, मैंने उनको ये बात डायरेक्ट नहीं बोली है, लेकिन और मैं मानता हूं बहुत समझदार प्रधानमंत्री हैं, वो बहुत जिम्मेदार भी है, और उनको भी पता है कि जो है उरी के मसले पर देश में बहुत आक्रोश है और उसको कैसे हैंडल करना है वो उनकी जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री है। मैं उनके ऊपर कोई भी मेंटल प्रेशर नहीं डालना चाहता, लेकिन जो मेरे मन की बात हो तो मैं कहूंगा ना मीडिया में, क्योंकि देश मुझसे भी तो अपेक्षा करता है कि बाबा जी इस विषय में क्या व्यू रखते, क्या विचार रखते हैं। मैंने बोला और सारे मीडिया ने भी दिखाया, छापा, और देश के लोगों ने कहा कि नहीं, जो बाबा जी कह रहे हो ठीक है। तो देश में एक ओपिनियन बनाना वो भी तो हमारा काम है, देश के हित के लिए। राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता हमारे लिए सबसे बड़ी चीज। देश ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे फिर? कल यहां बम पटाखे फूटेंगे तो कहां पतंजलि रहेगा, कहां बाबा रहेंगे? तो इसलिए देश को तो सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए हमको। राष्ट्र हित, राष्ट्र धर्म सबसे पहले सर्वोपरि है। आपकी दोस्ती कब शुरू हुई? अभी ऐसे हो जाती है, क्या करें, आज से करीब 15 साल पहले की बात है शायद। पर युद्ध सबसे लास्ट रिजॉर्ट नहीं होना चाहिए? एक शीत युद्ध होता है, एक जो है ये अभी जो पाकिस्तान में चल रही है, ये युद्ध तो है और क्या है। फिर एक जो है फिर परमाणु युद्ध अंतिम चीज होती है। युद्ध के बिना कोई देश जिंदा नहीं रह सकता। एक हिंदुस्तान में ना बहुत गलत बात सिखाई जाती है हमारे बच्चों को, नपुंसक बना दिया। बोला हमने कभी किसी पर हमला नहीं किया, हमने कभी युद्ध नहीं किया। जो देश युद्ध नहीं करता वो जिंदा ही नहीं रहता। ये गलत बातें सिखा दी हमारे यहां। जो बुद्ध इतने की बात करते हैं, या जो है अशोक की लाट दिखा करके अशोक की बात करते हैं, अशोक ने तो सबसे ज्यादा युद्ध किए थे। अशोक युद्ध नहीं करते तो अशोक ही नहीं बनते, युद्ध करके अशोक बने, और बाद में कहते युद्ध मत करो। सोचो ये खा करके बिल्ली हज को चली। ये कैसी अहिंसा देश में पली? गलत बात है। इसलिए मैं हिंसा का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन जिनके खून में खराबी है, जिनका जीवन ही क्रूरता से भरा हुआ है, उनके लिए बुद्ध के उपदेश भीतर नहीं उतरते। शांति के उपदेश उनके लिए थोथी बातें हैं, बेकार की बातें हैं। भगवान राम से बड़े कोई दयालु थे क्या? लोग बड़ी बड़ी आइडियोलॉजी की बात करते हैं। मैं अहिंसा और सत्य का पुजारी हूं। मैंने किसी आदमी को नहीं मारा है, न मारूंगा। मैं सन्यासी हूं, मैं अपना धर्म निभाऊंगा। मैं देश के हजारों सैनिक तैयार कर सकता हूं लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए, लेकिन मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं सन्यासी हूं। और यदि कोई ऐसी संकट आन पड़ा कि जो है मुझे अपने देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए हथियार उठाना पड़े, तो अंतिम विकल्प होगा। लेकिन
भगवान राम ने क्या हथियार नहीं उठाए? ये भगवान से महान है क्या? आज के जो नेता हैं ये भगवान कृष्ण से महान है क्या? कृष्ण ने सुदर्शन नहीं उठाया था? और मैंने कहा जिस अशोक की बात करके और कहते हैं सत्यमेव जयते, अहिंसा परमो धर्म है, कितने लोगों की हिंसा की है? हजारों लोगों को कत्ल किया था अशोक ने। बात करते हैं शांति की, क्रांति के बिना शांति होती ही नहीं है। ये दोनों की जरूरत है। स्वामी जी, आप सन्यासी कब बने? मैं सन्यासी पैदा ही हुआ था, मुझे किसी ने सन्यासी बनाया? बचपन में कभी ऐसा विचार, ऐसी मैं मतलब जब पैदा हुआ ना तभी से, मेरे बचपन से मैं पालने में खेलता, तब से मुझे याद है मैं ऐसा सोचता था मैं सन्यासी बनूंगा। मुझे पता ही नहीं था सन्यासी क्या होता है। तो ये कोई पूरे जन्म के संस्कार है। तो मैं पूरे जन्म को मानता हूं, पुनर्जन्म को मानता हूं, प्रारब्ध को मानता हूं, पुरुषार्थ को मानता हूं, लेकिन ये मानता हूं कर्म सबसे बड़ा है। भाग्य के नाम पर ना लोग कोई ज्योतिष तंत्र मंत्र यंत्र, ये ढोंग पाखंड आडंबर, ये मैं कुछ नहीं करता। आपने देखा होगा पूरे पतंजलि योग पीठ में कुछ नहीं मिलेगा आपको। मेरे एक ज्योतिषी ने हाथ देखो, बोला आपके हाथ में तो भाग्य रेखा ही नहीं है। यहाँ एक रेखा बताते कि इधर से निकलती है, ये तो आयुष्य रेखा है, इधर ही की निकलती है, भाग्य रेखा बोलती है। मेरे हाथ में है ही नहीं। मेरे से बोला आपके हाथ में भाग्य रेखा ही नहीं है। मन का इसीलिए ज्योतिष झूठा है। और कौन सा ज्योतिष? ये जो हस्तरेखा वाला ज्योतिष, फलित ज्योतिष के नाम पर जो लोगों को बहकाते रहते हैं। समय काल की गणना जो सूर्य सिद्धांत है, काल गणना है, ये तो सही है ना, मैथमेटिक्स तो सही है। लेकिन मैथमेटिक्स को कि तुम प्रधानमंत्री बनोगे, तुम राष्ट्रपति बनोगे, तुम गरीब बनोगे, तुम अमीर बनोगे, फलानी बात, सब लोगों को मतलब एक तरह से लोगों की इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। आपने घर कब छोड़ा? 15-16 साल की उम्र में छोड़ दिया। तो कभी सांसारिक जीवन की तरफ जाने की कभी इच्छा भी नहीं हुई? अब मुझे इसके लिए बनाया नहीं भगवान ने, तो ये भगवान जी से पूछो, भगवान जी का इंटरव्यू लो जा करके। आपकी दिनचर्या क्या रहती है नॉर्मली? मैं करीब 10 बजे सो जाता हूँ, किसी किसी दिन 11 भी बज जाते हैं, और करीब 3 से 4 के बीच उठ जाता हूँ। 3:30, 9 बजे सो गया किसी दिन तो और जल्दी उठ जाते, 3 बजे उठ जाते हैं। किसी 4 बजे तो उठना ही है, 11 बजे सो, 12 बजे सो, तो भी 4 बजे के बाद नहीं सोना। फिर उठ के सीधा योग करना। मेरे ज्यादातर तो शिविर रहते हैं सुबह सुबह, और शिविर करना, फिर आगे दिनचर्या शुरू हो जाती है। स्वामी जी, अभी नागपुर में ये जो मिहान के पास में जो आप बना रहे हैं जी, इसमें काफी सारे लोगों ने काफी कुछ कह दिया। आई वांटेड टू आस्क यू अबाउट दैट। ये जमीन जो थी उस 25% ऑफ द मार्केट प्राइस, हाँ, कि वहां पर कुछ नहीं था, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी, सुएज, रास्ते नहीं थे, बट आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, मैंने पहली बात तो वहाँ जो है ना, मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए 4 बार टेंडर निकाले, कोई खरीदने के लिए नहीं आया 25 लाख में भी। एक कंपनी थी, हाँ, सुनो, कोई आए तो सही नहीं खरीदने, 4 बार निकाला उन्होंने, 4 बार। नेक्स्ट थिंग, अभी हमने खरीद ली, यूनिलीवर या कोई भी कंपनी आ जाए हमारे साथ, आधे रेट में हम जमीन देने के लिए तैयार है। 25 लाख नहीं, 12 लाख, 12.5 लाख में, आधे रेट में हम जमीन देंगे जितनी में हमने खरीदी है। हमारे बराबर में आकर के काम कर ले, हम ही दे देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट तो दे नहीं सकती अब हमसे सस्ते में। 12.5 लाख रुपए में हम देंगे, और जो हम काम कर रहे हैं वो आके काम कर ले। गवर्नमेंट ने वहां 3-4 शर्तें रखी थी कि कम से कम इतने करोड़ रुपए का टर्नओवर करेंगे, इतने करोड़ रुपए का निवेश करेंगे, इतने करोड़ किसानों को ट्रेनिंग देंगे, इतने का सामान खरीदेंगे। छोटी छोटी शर्तें थी, वो भी फुलफिल नहीं करने के लिए लोग तैयार। तो कोई वहां जाकर के कोई रियल एस्टेट का कोई फ्लैट बनाने, काम करो ना आकर के। ऐसे कामों के लिए तो सरकार को मुफ्त में जमीन देनी चाहिए, जिसमें हजारों लाखों करोड़ों किसानों का भला होता हो। 50,000 लोगों को तो कहीं रोजगार मिलेगा, कोई दे देना आकर के माइका लाल। देखो, बात कुछ भी करना अलग बात है ना। हमने कहा ना, हम तो 50% बोलने में आज भी देने के लिए तैयार। मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया नागपुर में, कि वहाँ यूनिलीवर का भी था एक बड़ा सा वहाँ कोई गोदाम फोदाम सा। मैंने कहा यूनिलीवर वालों को 50% पे मैं जमीन दूंगा, आओ मेरे साथ में लगाओ 50% पे। अभी भी मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, लेकर के आ जाना आप, मैं साइन करके दे दूंगा। मेरा वैसे साइनिंग अथॉरिटी आचार्य बालकृष्ण जी है, लेकिन मेरी इतनी चलती है। अच्छा, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। ये
पहले तो आस्था और संस्कार जो थे वो इंडिपेंडेंट चैनल्स थे, पतंजलि ने क्यों टेक ओवर किया उन चैनल्स को? पतंजलि ने कोई टेक ओवर नहीं किया, मतलब वो बेचारे वो चला नहीं पा रहे थे, जो जिन लोगों ने उनकी स्थापना की थी, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप इनको चला लो, ये देश की भलाई का काम है, तो इसलिए हमने उनको किया। कोई दिस इज नॉट आवर बिजनेस। क्या उनका फाइनेंशियल क्रंच था? हाँ, फाइनेंशियल क्राइसिस था। आप चला दीजिए। हाँ, तो ये कोई हमारे लिए बिजनेस नहीं है। और मैं अंत में 2-3 बात कह देता हूँ। पतंजलि जो ब्रांड है, उस ब्रांड में एक ऋषि का पुण्य है। जैसे नाम होते हैं ना, किसी से नाम का अर्थ पूछो कि लक्स का क्या अर्थ है, लाइफ बॉय का क्या अर्थ है। लाइफ माने लाइफ, बॉय माने बच्चा। अब कोलगेट का मतलब क्या है पता नहीं, जो भी होगा, लेकिन पतंजलि एक ऋषि है। हमने इसलिए उस ब्रांड को रखा, ऋषियों को गौरव देने के लिए, कि हम जो भारत का एंशिएंट ट्रेडिशन है, स्पिरिचुअलिटी है, नॉलेज है, उसको हम गौरव देते हैं। आध्यात्मिकता और आधुनिकता, इसको हम साथ साथ लेकर के चलते हैं। एक बात। दूसरी बात, हम कहते हैं अपनी सेविंग करो और देश की सेवा करो। पतंजलि करीब करीब 99% हमारी लाइफ की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर देता है। सुबह से शाम तक आटा, नमक, दाल, चावल, मसाले, जो भी हमारी जिंदगी की जरूरत है, घी, तेल, नमक, दाल, चावल, सब कुछ, साबुन, टूथपेस्ट, सब कुछ, शैम्पू, बालों में लगाने वाला तेल जो बाजार में बिकता है उसमें तो बहुत खतरनाक मिनरल ऑयल होता है जिससे कैंसर तक होता है। खैर, तो मैं कहता हूं कोई पतंजलि के प्रोडक्ट्स यूज करता है तो एवरेज उसको 25% से लेकर के 50% तक सेविंग होती है। तो हमने एक स्लोगन बनाया, समझदारी दिखाइए, पतंजलि प्रोडक्ट ही घर लाइए, अपनी सेविंग और देश की सेवा का गौरव पाइए। और पतंजलि माने प्योरिटी, पतंजलि माने चैरिटी, पतंजलि माने वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, और पतंजलि माने लो प्राइस, और जो है मल्टी डायमेंशनल ब्रांड। पतंजलि माने रिसर्च एंड इनोवेशन बेस्ड प्रोडक्ट। तो बहुत लोगों ने बहुत तरह से कोशिश की ना उल्टा पुल्टा करने की, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पतंजलि के बारे में जो जानेगा ना, फिर उसको लगता है पतंजलि मेरा है, पतंजलि मेरा अपना है, और ये मेरे लिए अल्टीमेट है। अरे मैं ढूंढ रहा था मेरे बालों के लिए अल्टीमेट शैम्पू क्या हो सकता, पतंजलि का केश कांति शैम्पू लगाने से लोगों के बाल बढ़ने लगी, जिनके बाल रुक गए थे बढ़ने, झड़ने रुक गए, और बहुत से गंजे लोगों को तो केश कांति शैम्पू और केश कांति तेल लगा के बाल आ गए। बाकी शैम्पू लगा लगा के लोगों के बाल खत्म हो रहे थे, शैम्पू और कंडीशन लगा लगा करके। तो मैंने हमने एक चेंज किया, लोगों को दिया। मुझे वर्ल्ड का बेस्ट शैम्पू चाहिए, वर्ल्ड का बेस्ट टूथपेस्ट चाहिए, वर्ल्ड का बेस्ट साबुन चाहिए, वर्ल्ड का बेस्ट मुझे जो है वो, अब हमने एलोवेरा जेल बनाया कि मुझे बेस्ट जो है स्किन के लिए कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो हमने कहा एलोवेरा यूज करो। हाँ, अभी तो हमने थोड़ा सा क्या टैगलाइन दी है मैंने, पिंपल्स रिंकल्स मिटाइए, प्राकृतिक सौंदर्य पाइए। अब आदमी अपनी चमड़ी के बारे में क्या सोचता है कि मेरे को पिंपल्स ना हो, 3 दिन के अंदर छोड़े पिंपल्स, 7 दिन के अंदर बड़ी पिंपल्स खत्म, गारंटेड है ये। पिंपल्स रिंकल्स मिटाइए, प्राकृतिक सौंदर्य पाइए। आदमी को खूबसूरत त्वचा चाहिए, उसको मॉइस्चराइजिंग चाहिए स्किन के लिए। और आजकल जो है ना, ऐसे थोड़ा सा ये बहुत ज्यादा पॉल्यूशन के कारण से ना लोगों की चमड़ी बहुत गर्म होती है, तो जो है एलोवेरा से बढ़िया कोई फेशियल नहीं हो सकता। तो लोगों को अल्टीमेट प्रोडक्ट दे दिया हमने। लोग क्या एंटी एजिंग और गोल्ड क्रीम के नाम पर 10-10 हजार रुपए की क्रीम खरीदे थे, हमने 300 रुपए में दे दी। और जो हमारी ब्यूटी क्रीम और जो है एंटी रिंकल क्रीम तो हमारी कितनी 100 रुपए 75 या 150 रुपए में ऐसे हैं, जो 500-1000 रुपए मिलती है। एक बात बताइए, तो अल्टीमेट प्रोडक्ट लोगों को मिल गया। फिर एक और चीज हम कहते हैं, हर आदमी कहता है अरे मुझे देश के लिए कुछ अच्छा करना है, तो हम कहते हैं आपने घर की प्रोडक्ट बदली है, देश तो अपने आप बदल जाएगा। हम देश ही बदलने का काम कर रहे हैं कि आदमी सोचता मैं क्या करूं अपने देश के लिए। अरे तू कुछ मत कर, तू जो है ना ये विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट फेंक दे बाहर और पतंजलि का यूज करना शुरू कर दे, देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा, देश की सेवा हो जाएगी। तो अपने प्रोडक्ट बदलिए,
देश अपने आप बदल जाएगा। फिर मैंने एक नया स्लोगन दिया भाई, गोनाइल अपनाइए, गौ माता को कत्ल खानों में जाने से बचाइए। गाय रक्षा कैसे होगी? 3 व्रत ले लो, योग का व्रत, मैं सुबह योग करूंगा जरूर और दिन भर कर्मयोग करूंगा, देश अपने आप बदल जाएगा। क्योंकि जो सुबह सुबह योग करेगा उसके जीवन में कोई बीमारी नहीं होगी, कोई बुराई नहीं होगी, कोई अशुभ नहीं होगा, उसके लिए शुभ के, स्वास्थ्य के, समृद्धि के, सफलता के द्वार खुल जाएंगे। और दिन भर कर्मयोग करेगा, पुरुषार्थ करेगा, तो मेहनत करने वाला आदमी भूखा थोड़ी मरता है, वो देश को आगे बढ़ाता है। अकर्मण्य लोग, मैं कहता हूं राइट थॉट्स, राइट इमोशंस, राइट एक्शंस, ये देश को आगे लेके जाएंगे। रॉन्ग थॉट्स, रॉन्ग इमोशंस एंड रॉन्ग एक्शंस, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, इनएक्शन, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है ना। तो कुछ करो ना भाई, योग करो, कर्मयोग करो। दूसरा कहता हूं मैं स्वदेशी का व्रत लो। तीसरा मैं कहता हूं गाय का व्रत लो, गाय का दूध पीना, गाय का घी खाना है, गाय का ही जो है मूत्र से बना हुआ जो मुझे घर में जो है फ्लोर क्लीनर यूज करना है। तो इससे करोड़ों गायों की रक्षा हो जाएगी। और इसके ऊपर तो हम और बड़ा काम कर रहे हैं आगे। 3 से 5 किलो दूध देने वाली गाय 25 से 50 किलो दूध देगी। गाय के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, एनिमल ट्रायल कर रहे हैं जड़ी बूटियों के ऊपर। आने वाले 5 सालों में पूरे वर्ल्ड के अंदर योग डे की तरह आयुर्वेद डे भी मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों को नेचुरल मेडिसिन चाहिए। अब पूरी दुनिया नेचर की ओर लौट रही है। हिंदुस्तान में एमएनसी जो है, पहले यूनिलीवर फेल हो गया था, आयुष प्रोडक्ट क्यों नहीं चला था? क्योंकि उनके ऊपर भरोसा नहीं है लोगों को। ये केमिकल जहर बेचने वाले, उनको क्या पता जड़ी बूटियां क्या होती हैं। हम आयुर्वेद के ऊपर करीब 1.5 लाख पेज का वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया लिख रहे हैं। आचार्य जी से बात हुई आपकी, वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया 1.5 लाख से ज्यादा पेज का, जिसके ऊपर हमारे 200 के करीब राइटर्स और साइंटिस्ट और सब अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। माने अब 75% लोग हिंदुस्तान के अंदर नेचुरल प्रोडक्ट्स को चाहते हैं। और पूरी दुनिया में एक नया फिनोमिना आने वाला है नेचुरल मेडिसिन का। तो उसके ऊपर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक। तो मैंने पतंजलि, और ये जो हम आप बार बार पूछ रहे थे कि कर क्यों रहे हैं, फिर ये प्रॉफिट का क्या करेंगे? प्रॉफिट तो मैंने कहा प्रॉफिट मेकिंग मोटिव तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप मुफ्त में तो प्रोडक्ट दे नहीं सकते बाजार में। और जो बाजार में एक प्रचलित मूल्य है उससे आप कम में दे सकते हो। बहुत ज्यादा सस्ते में देंगे तो लोग कहेंगे तो ये इस प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं है। तो आपको कंपेरेटिवली सस्ते में तो दे सकते हो, लेकिन कुछ तो प्रॉफिट रखेंगे ना फिर भी आप, तो भी उससे प्रॉफिट जनरेट होगा। तो उसमें हम लोग हजारों स्कूल खोलने वाले, देश के अंदर लाखों माने हजारों करोड़ रुपए, सैकड़ों नहीं, कई हजार करोड़ रुपए हम लोग एजुकेशन में खर्च करने वाले। वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हम बनाने वाले, वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पतंजलि बनाएगा। कब और कहां? एनसीआर क्षेत्र में बनेगी। और इतना ही नहीं, हम वर्ल्ड का मान इंडिया का तो बनाई देंगे, इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम हम बनाएंगे। और पतंजलि के बच्चे आगे गोल्ड मेडल लेकर के आएंगे, चाहे ओलंपिक्स हो या और कोई भी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होते हैं किसी भी फील्ड में। खेलों में भी देश को आगे बढ़ाएंगे, एजुकेशन में भी, रिसर्च में। रिसर्च हमारे यहाँ कोई करता ही नहीं। ज्यादातर लोग रिसर्च से अरुचि रखते हैं। विदेशों में जाओ, कोई भी आदमी रिसर्च करवा रहा है, पेटेंट करवा है, इनोवेशन कर रहा है। या क्या बनना है? डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट, वो जो है इंजीनियर बनना है। साइंटिस्ट नहीं बनना चाहते। साइंटिस्ट तो बहुत थोड़े लोग, मतलब पता नहीं कैसे बन जाते हैं, नहीं तो हर किसी को पता नहीं, और दूसरा फितून चढ़ा हुआ है। बिल्कुल आपकी रिसर्च सेंटर में पैटर्न्स बनेंगे, सारी चीजें नई चीजें होंगी, इसलिए मैं कह रहा हूं। फिर हम लोग एजुकेशन में बड़ा काम करेंगे, रिसर्च में बड़ा काम करेंगे, गाय की भी रिसर्च में बड़ा काम करेंगे। फिर जो है पुअर रिलीफ में भी हम, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत जरूरत है, गरीब हैं, विकलांग हैं, कुष्ठी रोगी हैं, ऐसे लोगों के लिए। और सबसे बड़ा काम फिर अंत में ये 5 हमारे चैरिटी के बड़े सेक्टर हैं। तो और योग का काम। आप सिर्फ गाय पर रिसर्च करेंगे? नहीं, ऐसे भैंस से, भेड़ बकरियों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। जितने भी पशु हैं उन सबके प्रति हम करुणा रखते हैं, लेकिन गाय को हम विशेष गौरव देते हैं, क्योंकि गाय का जो दूध, घी आदि है वो मनुष्य के लिए ज्यादा उपयोगी है। गाय के दूध में जो गुण होते हैं, गाय के घी में जो गुण होते हैं, भैंस के दूध में नहीं होते हैं। वो उसमें कोलेस्ट्रॉल, लो कोलेस्ट्रॉल होता है, उसमें कैरोटीन होता है, मस्तिष्क के लिए ज्यादा उपयोगी तत्व होते हैं, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, उससे जोड़ों में दर्द आदि प्रॉब्लम नहीं बढ़ती हैं, वातकारक नहीं है। तो ये साइंस के कारण से, इसमें कोई संप्रदाय नहीं है। और देखो जितना भी है, जो रिलीजन की बात की जाती है ना, रिलीजन सारे ना 2000-2500 साल पुराने हैं। गाय तो रिलीजन शब्द से पहले की, रिलीजन तो 2-2500 साल पहले आए थे, गाय तो लाखों वर्षों से है। तो गाय है या जो हमारा एंशिएंट नॉलेज है, वो कोई रिलीजियस नॉलेज नहीं है, वो सेक्युलर नॉलेज है। एंड काउ इज ए सेक्युलर एनिमल। स्वामी जी एक बात बताइए कि पिछले इतने वर्षों से, जब से आपका पतंजलि चल रहा है, हमने कभी इसके कोई एड्स नहीं देखे थे।
सिर्फ एक आपका चेहरा होता था और एक कभी वो आपके वैद्य जी का, आचार्य भाषण जी। हाँ, आचार्य जी का। लेकिन अभी कुछ महीने पहले एकदम एडवर्टाइजिंग ब्लिट्स देखी, फिल्म स्टार भी आ गए, पतंजलि की प्रोडक्ट्स में हेमा मालिनी का चेहरा दिखने लगा। ये चेंज क्यों और किस? ये तो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। अभी आप देखो, कोई भी हम जो है कोई शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, कोई अमिताभ बच्चन, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकते, हम आ सकते हैं। और प्रेम हमारा इन सबसे प्रेम है एक तरह से, मतलब जैसे फैमिली रिलेशनशिप होता है, इनके साथ भी हमारा ऐसा ही है। ये जरूरत नहीं समझी हमने, ठीक है। लोगों को, हमको तो नॉलेज बेस्ड कैंपेन चलाना था। जो हमारा कैंपेन है ना, इंफॉर्मेशनल कैंपेन है, वो जो है इमोशनल कैंपेन नहीं है। दूसरी चीज, उसमें कोई ग्लैमर नहीं है, उसमें कोई कृत्रिम भूख नहीं है, उसमें कोई झूठा सपना नहीं है। 3 चीजें चलती थी। नहीं, पर ऐड की जरूरत ही क्यों? ऐड की जरूरत इसीलिए ना कि लोगों को पता तो कैसे लगेगा कि पतंजलि ये प्रोडक्ट बनाता है। इतने सालों से भी तो बना रहे थे। और नहीं, वो देखो, थोड़े से लोगों को पता था ना। तो एक इतना बड़ा 125 करोड़ का देश है, तो इसमें आपको जानकारी देने में भी तो समय लग जाता है ना। सब लोगों को तो पता ही नहीं कि पतंजलि क्या, अभी भी नहीं पता बहुत से लोगों को पतंजलि क्या क्या बनाता है। तो अभी जो है हमने जैसे जब कॉर्पोरेट ऐड बनानी शुरू की है, दूसरी चीजें, अब एक ऐड में हमारी 5 ऐड होती है। अब 15 सेकंड का हमारा ऐड आता है। अब मैं आपको ऐड का देखो, आप पतंजलि लेकर के आया आपके लिए फाइबर युक्त गेहूं का आटा, आयोडीन युक्त सस्ता नमक, अनपॉलिश नेचुरल दालें और 2 वर्ष पुराना बासमती चावल। अब 15 सेकंड का ऐड है। अब इसमें आटा भी आ गया, नमक भी आ गया, दाल भी आ गई, चावल भी आ गया, और कोई हीरो हीरोइन नहीं है, और दबा करके लोग खरीद रहे। तो इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना कि भाई, अच्छा, अभी तक सफेद आटा खाने की लोगों को आदत पड़ी हुई थी, हमारा ब्राउन कलर का है। बल्कि कुछ लोग जो है उसको सुबह भिगो करके छोड़ देते हैं, शाम को रोटी बनाते हैं, तो कभी कभी हल्का सा वो ब्राउननेस बढ़ जाती है। जब ज्यादा देर तक आटा भीगा रहेगा तो कलर थोड़ा चेंज आता है। तो बोले ये ब्लैक सा क्यों हो गया? ब्लैक सा नहीं होता, वो ज्यादा ब्राउननेस आ जाती है, क्योंकि जो पहले फाइबर तो होता ही नहीं था ना, फाइबर सब निकाल लेते थे, मॉइस्चर डाल देते थे उसके अंदर। पहले गीले गेहूं को भिगो करके करीब 4% मॉइस्चर छोड़ते थे उसके अंदर। अब 4% तो उनका तो पानी का पैसा आ गया। हम ड्राई उसकी पिसाई करते हैं और सारे फाइबर उसके अंदर छोड़ते हैं। तो हमने चीजों में चेंज किया, एक बड़ा चेंज किया। और आप देखेंगे अभी तो ये बहुत बड़ी चीज होने वाली है। पतंजलि आटा 1 लाख टन से ज्यादा बिकने वाला है अगले साल, हर महीना 1 लाख टन हर महीना। और ऐसे ही जो है, मतलब दूसरी भी चीजों में तो बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। आटा है, बिस्किट है, बिस्किट भी 1 लाख टन से ज्यादा बिकेगा। हमने तैयारी कर ली है। डर लगता है सोच के, वहां तक सोच भी नहीं जा रही है अभी कि इतना फास्ट इतना कुछ कैसे होगा। आपको थोड़ा सा डर नहीं लगता कि इतना बड़ा सब कुछ कैसे? तो मैंने कहा ना, आज साइंस है, टेक्नोलॉजी है, सारी चीज। अब यहाँ बैठे बैठे आप सारी दुनिया देख सकते हो। सीसीटीवी कैमरे लगा दो, सारे देश जहां जहां हमारी यूनिट है सब जगह सीसीटीवी कैमरे, नेट के साथ कनेक्टिविटी, आप घर में बैठे सारी चीजों को देखिए। इतनी ज्यादा स्केल अप के लिए तो फंडिंग भी तो 5000 करोड़ का सहारा चाहिए फंडिंग। 25 बैंक देने के लिए तैयार बैठे हैं। पतंजलि का ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 20-22 सालों का। हमने 1 रुपया किसी का, मारना तो बहुत दूर की बात है, समय से पहले पे किया है। और पतंजलि तो सबको चाहिए ना। हम जब किसी से थोड़ा लोन लेते हैं ना, तो हम लौटाते हैं तो बैंक वाला मना करता है थोड़े दिन और रख लो, क्योंकि उसको भी तो सेफ जगह चाहिए ना इन्वेस्टमेंट के लिए। तो सेफ इन्वेस्टर है सबके लिए पतंजलि, क्या दिक्कत है? आपके अंदर मन में खोट नहीं होना चाहिए, फिर आपकी वैल्यू होनी चाहिए, आपके अंदर दम होना चाहिए, बाजार में आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। ये सब चीजें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए और प्रणाम।